अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियाँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे मुतबा हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिशर सीनियर कॉमी का तजियाकार अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि एक लाडले से जान छूटी तो एक और लाडले को लाने की तैयारी की जा रही है। उनके इस लाडले से क्या मुराद है, क्या कहता है इसके बारे में? समीर, सबसे पहले तो मैं आपकी सेहत याबी के लिए सारे देखने वालों से कहूँगा कि दुआ करें। आप मतलब बीमार होने के बावजूद प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये आपकी इस धरती के साथ मोहब्बत है, अपने प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट है आपकी। ये अल्लाह आपको शिफाए कामला अता फरमाए। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि जो आपने क्वेश्चन किया, मुराद अली शाह साहब ने आज, जाहिर है वो जियाले हैं और भट्टों के मतवाले हैं, उन्होंने आज खिताब किया है अपने कारकुनों के साथ। उन्होंने कहा कि जब भी किसी लाडले को लाया जाता है तो जो लाडले को लाते हैं बाद में फिर उन्हें बड़ा पछताना पड़ता है। उन्होंने कहा एक लाडले से जान छूटी तो एक और लाडले को लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा इंतखाबात जो हैं वो तो अक्टूबर में ही हो जाने थे, लेकिन सिर्फ एक लाडले के लिए ये ताखीर का शिकार हुए हैं और ये 8 फरवरी तक चले गए हैं। अच्छा, आपने पूछा वो लाडला कौन है? भाई सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त, और पिछले लाडले की किसकी बात कर रहे हैं, वो पहला जो लाडला है वो तो है जनाब इमरान खान साहब। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उस लाडले को लाई थी और जो लाने वाले थे वो बाद में बड़ा पछताया कि हमने उस लाडले को इतना बड़ा मौका क्यों दिया जी, हम क्यों लाए उसको। लाडले से मुल्क नहीं संभाला गया। अब उन्होंने कहा एक और लाडले को लाने की तैयारी की जा रही है और वो लाडला जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा, वो बैठक में मीटिंगें करता है, वो पब्लिक में नहीं निकल रहा। पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ, आवाम में सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कारकर्दगी ऐसी है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ऐसी है। यानी कि 18 माह की बिलावल भुट्टो की बतौर वजीर खारजा कारकर्दगी, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जब भी वो जो भी रहे, मोहतरमा बार बार वजीर आजम रही, अपोजिशन लीडर रही, फिर वो आसफ अली जरदारी सदर ममलकत रहे, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिर्फ ऐसी है कि हम आवाम में जा सकते हैं, आवाम का सामना कर सकते हैं। आज फिर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जी। तो उनका ये दावा कि सिर्फ आवाम में हम ही जा सकते हैं, बाकी तो नवाज शरीफ साहब का उन्होंने नाम लिए बगैर उन्हें लाडला करार दिया है और कहा है कि ये लाडला घर से नहीं निकल रहा, ये लाडला ड्राइंग रूम में बैठा है और ड्राइंग रूम की सियासत कर रहा है। अच्छा, किसी भी शख्स को जब पीपल्स पार्टी लाडला कह रही है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कल की गुफ्तगू जो है उसको भी जरा मलहूज़े खाते रखिए, और परसों की गुफ्तगू दो जो उन्होंने जलसे किए, उनसे ये साफ पता चलता है कि अगला वजीर आजम कौन है। अब ये जो लाडला कर रहे हैं कि लाडला जब भी लाया गया, लाडले को जब भी लाया जाता है बाद में लाडले को लाने वाले पछताते हैं, फिर एक लाडले को लाने की तैयारी की जा रही है और इस लाडले को लाने के लिए इलेक्शन जो है इल्तवा का शिकार हुए, वरना तो ये अक्टूबर ही में हो जाने थे। तो जाहिर है उनके कहने का मकसद ये है कि पहले नवाज शरीफ आ नहीं पा रहे थे, अब नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं तो उनके मुकदमात अभी खत्म नहीं हुए सारे के सारे। अभी एमन फील्ड का उनका मुकदमा खत्म हुआ है, उसमें बाइज्जत बरी हुए हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में अभी उनका मुकदमा जो है वो ज़ेर इल्तवा है, 1-2 हफ्ते में इससे भी जान छूट जाएगी उनकी। बड़ा रैपिडली उनको इंसाफ मिल रहा है ना, मतलब ऐसे जैसे नहीं टिकट होती है अंदर आपने हाथ डाला और टिकट बाहर, इसी तरह मियाँ साहब को ऐसे एप्लीकेशन अंदर जाती है, इंसाफ बाहर आ जाता है, रिटर्न फैसले बेहतरीन किस्म के। तो उन्होंने अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाडला करार दिया है। हैरत की बात यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अब ये जान लेना चाहिए कि अब पब्लिक जो है ना, एक एक बच्चे को पता है कि क्या खेल खेला जा रहा है, किसको लाया जा रहा है, किसको हटाया जा रहा है और क्यों हटाया जा रहा है। अच्छा, मैं तो 1 करोड़ मरतबा कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि इमरान खान मेरे पसंदीदा खिलाड़ी नहीं है, वो मेरे पसंदीदा पॉलिटिशियन नहीं है। इमरान खान किसी हवाले से भी मैंने पसंद नहीं करता, लेकिन हैरत की बात है कि इमरान खान जो था वो एक उम्मीद का दिया, एक उम्मीद का इस्तिआरा था। इमरान खान, उसने इस कौम को शऊर दिया है, कौम को इस हद तक बेदार किया उसने। डेमोक्रेसी में अगर मैं कहूं कि सबसे अहम रोल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी ने अदा किया है, मुहतरमा का अपनी जगह पे और नवाज शरीफ का अपनी जगह पे, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर जमहूरियत के लिए किसी ने जिदोजहद की है और उसकी जिदोजहद जो है वो कामयाबी से हमकनार हुई है तो वो इमरान खान है जी। अब उसे लाडला कहें या उसे सुतीला कहें, उसे आप सिलेक्टेड कहें, इलेक्टेड कहें, उसे आप कठपुतली कहें, जो मर्जी आप उसे नाम दें, लेकिन यह सबसे बड़ी हकीकत है कि इमरान खान जो था उसने लोगों को शऊर दिया और बिलखुसूस नौजवान नस्ल को
اس نے ایک شعور دیا, لوگ بیدار ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ کٹ پتلی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کٹ پتلی کی ڈوریاں کسی کے ہاتھ میں, اور جس کے ہاتھ میں ڈوریاں ہوتی ہیں وہ کون ہے اور وہ کتنے طاقتور لوگ ہیں. اب ہمارے جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور سید بھی ہیں, سید آصم منیر صاحب. میں ان سے التماس کروں گا کہ حافظ صاحب اب لوگ کھل کے جلسوں میں اس بات پہ آگے ہیں, آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ آپ نے منہ بند کر دیا عمران خان کا, آپ نے اس کے سارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کچھ کو دیوار میں چن دیا. وہ پاکستان کی پالیٹکس میں دور دور تک ان کا کہیں نام نشان بھی نہیں ہے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں, آپ یہ غور کیجئے, آپ سروے کروائیے, آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں, ان کے پاس سب سے زیادہ خفیہ رپورٹس ان کے پاس جاتی ہیں. تو صرف ایک دفعہ ایمانداری سے تجزیہ کرنا ہے کہ اس کے بعد, اور اگر 8 فروری کو انتخابات ہو جاتے ہیں, اس سے میاں صاحب آتے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی. وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے نا کہ ایک ڈھگا تھا, وہ چارہ چر رہا تھا, پٹھے کھا رہا تھا. پٹھے سمجھتے ہیں آپ؟ چارہ. تو وہ چارہ چر رہا تھا, پٹھے کھا رہا تھا. تو ایک بندہ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے ڈھگے سے مخاطب ہو کے کہا, یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, سچ مچ ایسا نہیں ہوتا. تو اس بیل کے پاس, اس ڈھگے کے پاس آیا اور اسے کہندا ہے ٹگیا ٹگیا تینوں چور لے جان. تو ڈھگے نے بھی پنجابی جواب دیتا, انہیں کہا پاویں چور کھڑن تے پاویں شاواں دی کار ہی رہی ہے, اساں تے پٹھی کھانے نے. بھائی ہم پر پہلا لاڈلا دوبارہ آ جائے یا نیا لاڈلا آ جائے یا ایک لاڈلا چوتھی مرتبہ جو آ رہا ہے وہ ہم پہ آ جائے, ایمانداری سے بتائیں ہمارے نصیب میں تو 2 وقت کی روٹی اور دھکے کھا کے اور لتر کھا کے ہمارے نصیب میں. ہم نے تو لتر کھانے کے بعد روٹی کھانی ہے, پہلے 100 لتر کھاتے ہیں بعد میں 1 روٹی کھاتے ہیں. ہمارا تو یہ عالم ہے. ہم 60,000 ارب روپے کے مقروض ہیں. آپ اندازہ قائم کیجئے, میں ہر روز کے پروگرامز میں یہی باتیں کرتا ہوں اور اب مجھے شرم آنے لگی ہے کہ یار کن لوگوں کے لیے باتیں کرتا ہوں, کیا کبھی یہ لوگ جاگیں گے؟ اچھا, نواز شریف صاحب آتے ہیں, ابھی تک نواز شریف نے, میں نے کہا تھا نا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا تو سب سے زیادہ مایوسی مجھے ہوئی. بھائی میاں صاحب آپ آئے ہیں, آپ ایک طویل عرصہ تک آپ نے چھٹیاں گزاری ہیں, 4 سال آپ مسلسل ایک جگہ پہ رہے ہیں, ایون فیلڈ میں رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے بندہ ہوم ورک کرتا ہے. پہلی بات کہ پہلی میری غلطیاں کیا ہیں, کیا میں نے غلطیاں کی اور کس وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں کہ میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا, اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکا, اپنی بیوی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا, اپنے کارکنوں سے میں جاتی عمرہ میں مل نہیں سکتا. بھائی جاتی عمرہ بنایا اسی لیے تھا نا, میاں صاحب نے ایسا پیلس بنایا تھا. ایک دفعہ یہ ضمن بات آ گئی, مجھے یاد دلا جائے گا, میں یہی سے بات شروع کروں گا کہ میاں صاحب نے جاتی عمرہ تو اپنے آرام کے لیے بنایا نا. ہم لوگوں کو جاتی عمرہ کی دعوت دی گئی, ہم گئے جاتی عمرہ میں, وہاں مطلب ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہے, بہت عالی شان کھانے ہوتے ہیں. تو یہ میاں صاحب کا ترا امتیاز ہے. میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں, جب میاں صاحب بلاتے ہیں نا MNAs MPs اور پارٹی کے عہدیداروں کو پورے پاکستان بھر سے, ماڈل ٹاؤن میں جب بلاتے ہیں یا جب بھی بلائیں ادھر اپنا جاتی عمرہ, ماڈل ٹاؤن میں جب بلایا کرتے تھے نا میاں صاحب, تو ظاہر ہے ایک MNA کو بلایا یا ایک MPA کو بلایا یا کسی ٹکٹ ہولڈر کو بلایا یا ضلعی سیکرٹری اور صدر کو بلایا, ظاہر ہے یہی لوگ جاتے ہیں نا, اس کے علاوہ تو نہیں جا سکتا کوئی. جی. اب ایک بندہ اس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور 4-5 گن مین ہوتے ہیں, کوئی ایک آدھ اس کا سیکرٹری, یعنی کہ 4-5 لوگ جاتے ہیں. لیکن میاں صاحب کے پاس اندر وہی جا سکتا ہے جس کو انہوں نے مدعو کی ہے میٹنگ کے لیے. یوں سمجھ لیجیے کہ گجرانوالہ کے اگر ہمارے صدر ہیں, مجھے پتہ نہیں کون ہے, تو جو صدر ہے اگر وہ 4 بندے ساتھ لے گیا ہے, یا خان غلام دستگیر کے بیٹے خرم دستگیر گیا, ان کے ساتھ 4 بندے ہیں, تو 4 کے 4 اندر نہیں جا سکتے, انہوں نے باہر رکنا ہے. تو میاں صاحب نے اہتمام کیا, باہر کنوپیاں لگی ہیں, جیسے ہمارے یہاں کے بڑے بڑے رئیس نہیں لگاتے اپنے بچے کے ولیمے پہ کنوپیاں, ایسے 24 گھنٹے کنوپیاں لگی ہیں, اور ان میں بہترین کھانا بنا ہوا ہے, اور اس میں قورمہ ہے, اس میں بریانی ہے, اس میں چاول ہیں, اس میں ایک میٹھی ڈش ہے اور رائتا وغیرہ سارا کچھ ہے. تو ملازم بھاگ کے آتے ہیں, جو لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اپنے لیڈر کا واپس انتظار کرتے ہیں, آ کے ناک کرتے ہیں اور گاڑی سے اتار کے کہتے ہیں کہ آ جائیں کھانا کھا لیں. ان کے لیے بھی کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں جاتی عمرہ گیا تھا یا میں ماڈل ٹاؤن گیا تھا میاں صاحب کے گھر تو میں بھوکا واپس آ گیا ہوں. تو دسترخوان ان کا بڑا وسیع ہے. خیر ہم گئے تو بڑی انہوں نے خاطر تواضع کی. تو جاتی عمرہ سے جب میں نکلا ہوں, پھر مطلب وہ سارا جب وزٹ کیا, سارا تو خیر ہم نے وزٹ کیا تھا, ان کے کوئی پرائیویٹ رومز جو ہیں وہ تو ہم نہیں جا سکے تھے, لیکن جو دیکھا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر میں نے جاتی عمرہ کے ستون کالم لکھا تھا, اور اس میں میں نے لکھا کہ ایک صرف جملہ سناتا ہوں. میں نے کہا کہ میاں صاحب نے جتنا عالی شان محل بنایا ہے
اتنا आलीशान महल कोई मुगल बादशाह भी नहीं बना सका। मतलब वो अपने दौर में बनाते थे ना, जैसे शाही कला है। आपका क्या क्या ख्याल है कि शाही कला उन्होंने मेरे और आपके लिए बनाया था कि हम 100 रुपए के टिकट पे उसे देखेंगे? मैंने तो 10 रुपए टिकट पे भी उसे देखा अपने आपकी उम्र में। तो क्या इसलिए उन्होंने बनाया था कि ये 4, 5, 10 रुपए के टिकट में हम उनका महल देखेंगे, उनकी ख्वाबगाह देखेंगे? कतई तौर पर नहीं। मियां नवाज शरीफ ने जो जाती उम्र अपना महल बनाया ना, या बिलावल हाउस बनाया गया है, ये उन्होंने अपनी आराम गाहें बनाई हैं। ये पुरतोयश मोहल्लात उनके अपने हैं। लेकिन मेरी बात लिख लीजिए, मैंने कॉलम लिखा था कि मियां साहब 50 साल सिर्फ गुजरने हैं और इस पे टिकट लग जानी है। मेरे बच्चे जो हैं वो टिकट पे देखेंगे कि ये जाती उम्रा एक शहनशाह का महल था, यहाँ मियां साहब सोया करते थे, यहाँ मरियम बीबी का कमरा था, यहाँ मियां साहब खाना खाते थे, यहाँ वो झूला झूलते थे, यहाँ मियां साहब के शूज रखे होते थे। तो ये सारी चीजें, ये 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 का टिकट होगा तब। इन्होंने ये महल हम के लिए नहीं बनाया, गरीबों के लिए नहीं बनाया इन्होंने अपने लिए। लेकिन जाए इबरत क्या है कि बाद में वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि ये है वो महल जहां शहनशाह मुअज्जम जो थे आलीजा, जिनको आज लाडला कहा मुराद अली शाह ने, ये लाडले की आरामगाह है जो अब आखिरी आरामगाह बन गई है। आखिरी आरामगाह ऐसे कि जनाब मियां शरीफ साहब को वहीं पे दफन किया गया ना, जाती उम्रा में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मियां साहब ने वो जो 4 साल एमन फील्ड में गुजारे, जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने कहा था कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने हल्फिया बयान जमा करवाया था कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर 4 साल वहां गुजारे, वहां से आके फिर उन्होंने कहा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये केस खत्म किया और अदालत ने मान लिया। उन्होंने कहा बाकी आपका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप तो बड़े इनोसेंट आदमी है। जो आप कह रहे थे आज से 5 साल जो आपने, आप तो सादिक और अमीन है, आपका क्या ताल्लुक है एवन फील्ड से? वहां तो आपकी परछाई रहती थी, या शायद आप किराए पे रहा करते थे अपने बेटे के पास, जैसे तनख्वाह पे उसके पास मुलाजिम थे। तो खैर मियां साहब के पास 4 साल थे वहां। उन 4 सालों में मियां साहब ने सोचा कि इस कौम ने मेरे साथ कितनी मोहब्बत की, कितनी वफा की। बार बार मुझे वजीर आला पंजाब बनाया, फिर वजीर आजम बनाया 3 दफा, और मैंने इस कौम को क्या दिया है, मैंने इस मुल्क को कितना लूटा। यार बंदे का कुछ ज़मीर तो होता है ना, वो तो जोड़ता है। 1 मिनट के लिए बंदा सोचता और बंदा सोचे चले यार जो मैंने कर लिया, अब मेरा आखिरी वक्त है, अब मेरी आखिरी सीढ़ी चल रही है, अब आखिरी रील का हिस्सा है, इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, इसके बाद मैंने मर जाना है। तो मियां साहब ने एक दफा सोचा होता कि अगर अब मैं जाता हूं और अगर तकदीर मुझे मौका देती है तो मैंने अवाम के लिए क्या करना है। कोई रोड मैप तो होता ना भाई। उन्हें मियां साहब, मुझे पता है, आपको पता है कि हाँ हम पे 60,000 अरब रुपए के कर्जे हैं, उनके अंबार हैं, तो इन्हें नहीं पता मियां साहब को जिन्होंने लिए हैं। क्या मियां साहब मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे की मैं बात कर रहा था, मैं मायूस हुआ हूं, वहां मियां साहब ने कोई ऐसी बात की। आज मुझे डॉक्टर शौकत साहब पूछ रहे थे कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो नहीं मुझे पता वक्त पर होंगे या वक्त के बाद होंगे, लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद हमारी हालत सुधर जाएगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसी भोलों वाली आपने बात की है, इलेक्शन के बाद कोई भी लाडला आ जाए हमारे हालात यही रहने हैं, बल्कि हमने मजीद इससे पिसना है। वो एक शख्स गया ना नजूमी के पास, तो नजूमी को जाकर उसने हाथ दिखाया, कहता मेरा हाथ देखो। नजूमी ने उसका हाथ देखा और कहता उफ तुम्हारे 6 महीने बड़े मुश्किल के हैं, 6 महीने ऐसे कड़े हैं तुम्हारे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यूं समझ लो कि जैसे बेलने से गन्ना नहीं गुजरता, इस तरह से 6 महीने तुमने दुनिया के बेलने में से गुजरना है। वो बंदा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा जी सिर्फ 6 महीने? उसने कहा हाँ 6 महीने। उसने कहा 6 महीने बाद फिर सतही खैराना, फिर तो हालात ठीक ने। उन्होंने कहा पुत्र नहीं हालात नहीं ठीक, फिर तो इन हालात आती हो जाएगा। तो हमारे जो हालात है ना, ये जो पहले 6 महीने मुश्किल हैं, उसके बाद ये नहीं है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो जाएंगे तो नया लाडला आ जाएगा जिसको मुराद अली शाह ने लाडला करार दिया, मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो हालात बदल जाएंगे। हालात नहीं बदलने वाले। बिजली के बिलों में बड़ी खामोशी के साथ इसी महीने फिर 3-3.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गैस का बिल मैंने बताया था कि जिन घरों को आता था 1,000 रुपया, वो 5,000 रुपए की तैयारी करें, 4 से 5,000 उन्हें आएगा। इसी तरह बिजली के बिल जो हैं दिसंबर में, जो हमें जून में आया करते थे आज से 3 साल पहले, वो अब दिसंबर में उतने पैसे आ रहे हैं, सिर्फ 3 साल। और मतलब ये जो 18 महीने ना इनको शामिल करिए जरा, तो इन 2-2.5-3 सालों में जो महंगाई हुई है, आप अंदाजा कायम कीजिए। जो हमें दिसंबर में बिल, जून में बिल आता था, वो इस दफा दिसंबर में आया। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रोग्राम को मुख्तसर करता हूँ कि कोई भी लाडला आ जाए, पाकिस्तान के अवाम की तकदीर में तब तक कुछ भी नहीं लिखा जब तक ये घोड़े जाग नहीं जाते। जब इन्हें शऊर आ जाएगा कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कभी कोई लाडला आ जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंने जहां से बात शुरू की थी, उनके लिए पैगाम है, खुदा का वास्ता है अपनी इज्जत बचाएं।
लानत भेजे पाकिस्तानी कौम पर, आपने कोई एहसान नहीं करना, इन गुग्गू घोड़ों पर लानत भेज दें, लेकिन खुदा का वास्ता है अपने इदारे की साख बचा लें। अब जलसों में ये बातें होती हैं कि आप एक लाडले को लाए थे, उससे पछता रहे हैं, अब आप दूसरा लाडला ला रहे हैं। ये जो आप पे जलसों में अब बातें होती हैं, खुदा का वास्ता है इस पे गौर करें। वो जो उसने कहा था ना, ये बाजी जान की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भट्टो निकलेगा, तुम कितने भट्टो मारोगे। तो आप कितने इमरान खान और जो है वो दीवार में चुनवाएंगे। अब तो बच्चा बच्चा इमरान खान बन रहा है। अब 8 फरवरी को अब अगर इंतखाबात होते हैं और अगर आप मौका देते हैं लोगों को जलसे जुलूस करने का, तो फिर देखिएगा कि लाडलों की बातें कैसी होती हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बातें कैसी होती हैं। खुदा का वास्ता है कुछ होश के नाखुन लें, आपकी कोई इज्जत नहीं बची, बतौर इदारा पाकिस्तान आर्मी की इज्जत नहीं बची। अल्लाह का वास्ता है सैयद आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान आर्मी की इज्जत को बचाएं। पाकिस्तान आर्मी हमारा फख्र है। अगर पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, अगर आपकी इज्जत है तो हमारी इज्जत है, वरना हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट तो टके की इज्जत नहीं है। तो खुदा का वास्ता इस मुल्क और कौम पर रहम कीजिए। इस हद तक नुमाया हो कि आप पहले आप दस्ताने पहन के आते थे, हाथ नहीं पहचाने जाते थे, अब दस्तानों के बगैर, पहले आप नकाब करके आते थे हमारी एस्टेब्लिशमेंट, अब बगैर नकाब के मार्केट में आ गई है। खुदा का वास्ता है थोड़ा ख्याल रखिए। अब ये जो लाडले गिरदान हो रही है और लाने और ले जाने की बातें हो रही हैं, ये डायरेक्ट आपका नाम लेके की जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके की जाती हैं, पाकिस्तान आर्मी का नाम लेके की जाती हैं। मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं पाकिस्तान आर्मी से दिल से मोहब्बत करता हूँ, और हर वो शख्स जो पाकिस्तान आर्मी से दिल से मोहब्बत करता है उसका दिल दुखता है जब ऐसी बातें होती हैं जो आज सैयद मुराद अली शाह ने की हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।